गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग उपस्थित हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को लेकर के, और थोड़ा सा इसको हम लोगों ने पिछली दो क्लासेस में पढ़ा, उसी को आज थोड़ा सा एनसीईआरटी के व्यू से देखेंगे। कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी लेते हुए चलते हैं, साथ में ही एनसीईआरटी लेते चलते हैं, जिससे कि जो परेशानी हो वो दूर होती जाए। बुक पढ़ करके थोड़ा सा बुक का भी कुछ चीज़ें यूज करेंगे, बुक का यूज करें, जिससे कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोग दे सकें, जिससे कि आपको पढ़ने में और सहूलियत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का आज का एक जो नया टॉपिक था, आप लोगों के सामने एक पीडीएफ खुला हुआ होगा, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी की बुक अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण दिख रहा होगा। इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे। पहला है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए एवं विचार कीजिए। ये जो हम लोग अपने डेली लाइफ में पर डे जो चीज़ें करते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे फ्रंट पेज पर ही एनसीईआरटी ने कुछ चीज़ें बोली है कि गर्मियों के कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मियों के समय में आप देखते हैं कि नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर होता है, और अगर वहाँ पर आप दूध को खुला छोड़ दें तो दूध के स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, फ्रिज में अगर ना रखें तो ये क्यों होता है। फिर दूसरा है लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील। अब तसला ध्यान देंगे, ये वर्ड जो है तसला क्या होता है, तो तसला एक क्या है आप अगर जानते हैं तो लोहे का जो तसला का कुछ शेप मैं आपको बता देता हूँ किस शेप का होता है, तो आप लोग नहीं तो कहेंगे कि एक नया वर्ड आ गया तसला। आजकल के नए बच्चे हैं, तसला का कुछ शेप ऐसा होता है, मटके के ही शेप का होता है, बट वो लोहे का होता है, और थोड़ा सा यहाँ पर वो चौड़ा होता है, कुछ ऐसा ही होता है, तो ये तसला होता है। फिर कील और कील के बाद यहाँ पर एक लिखा है आर्द्र वायुमंडल। आर्द्र वायुमंडल का मतलब है जिसे हम क्या कहते हैं, उमस या ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब क्या होगा कि पानी वाष्प के रूप में वातावरण में उपस्थित है। तो अगर वहां पर हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो उसमें देखते हैं कि ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, माने रस्टिंग की प्रोसेस शुरू होने लगती है, जंग लगना जिसे कहते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन में देखेंगे, कुछ नहीं, अगर आप लोहे के तवा को कुछ ना करो, मांझ करके पानी में और उसको खुला ऐसे कुछ देर के लिए रख दो और उसमें पानी लगाए, तो उसमें देखोगे कि हल्की भूरी कलर की लेयर जम जाती है थोड़ी थोड़ी, उसको साफ करने पर अलग होता है। तो यहाँ पर चाहे हम लोहे का तवा ले लें या तसला ले लें या कील को ले लें और आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो क्या होता है ये पूछ रहा है। फिर अंगूर का किण्वन का मतलब जानते हैं क्या होता है। किण्वन का मतलब होता है कि किसी चीज को सड़ा देना। अंगूर को सड़ा दें, उसका यूज बहुत अच्छा है, उसे आगे बताएंगे। अंगूर का किण्वन होता है तो एल्कोहल बनता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। भोजन पकाया जाता है मतलब खाने को हम बना रहे हैं, पका रहे हैं तापमान दे करके, और फिर उस खाने को पकाने के बाद जब हम खा लेते हैं तो हमारा शरीर उसको क्या कर लेता है, पचा लेता है। पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होती है। आप ये जीव विज्ञान में हमारा जो चैनल है उसमें जीव विज्ञान में अगले लेक्चर में आप इसे पढ़ेंगे। डाइजेशन की जो प्रोसेस है, पाचन वो आएगा तो उसको आप देख सकते हैं उसमें कि कैसे पाचन की प्रक्रिया होती है। फिर हम सांस लेते हैं, हम कहे को सभी जो जीवित वस्तुएं हैं वो सांस लेती हैं, सजीव जितने हैं सब सांस लेते हैं, हम तो ले ही रहे हैं, सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे। फिर अब देखिए, तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इन सभी स्थिति में जो है, प्रारंभिक स्थिति में वस्तु की प्रकृति और पहचान अलग है, और जब ये प्रोसेस हो जाती है उसके बाद इनकी पहचान अलग हो जाती है। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं,
जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मैंने क्या बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता हो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये पहले लेक्चर में आपको बताया गया है। तो यहां पर देखिए एनसीईआरटी का भी वही सेंटेंस है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। अभिक्रिया का मतलब यह है कि क्रिया का होना। तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? एनसीईआरटी के थ्रू आप देख सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो इस एक्टिविटी में आप चलें। बहुत ही अच्छा और बहुत सरल एग्जाम्पल है। एक्टिविटी अब देखते हैं कि शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन दिया हुआ है। मैग्नीशियम का रिबन होता है और 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा जो मैग्नीशियम का रिबन है, कुछ ऐसा मैग्नीशियम का रिबन होगा। मान लो आप, मैं कलर तो इस तरह का मान लें कि एक मैग्नीशियम का ये पूरा का पूरा मैग्नीशियम धातु का रिबन है। ये मैग्नीशियम का मान लो रिबन है। अब मैग्नीशियम के रिबन को रेतमार पेपर है, ध्यान देंगे ये रेगमाल लिखा हुआ है। इसे एक्चुअल में हम अपने यहाँ रेतमार पेपर बोलते हैं, सैंड पेपर बोलते हैं। रेतमार पेपर से क्या करेंगे? इसको साफ करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की यहाँ कुछ लेयर जमी होती है। रगड़ कर साफ कर लीजिए और इसे चिमटे से पकड़कर स्पिट लैंप या बर्नर, स्पिट लैंप लैब में जो लैंप होता है, और इसका दहन करिए और इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। अब देखिए, लेकिन इसमें एक आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो अपने आंखों से दूर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत डेजलिंग सफ़ेद कलर की लाइट के साथ जलता है। तो मैग्नीशियम रिबन, ये क्या है आपका? मैग्नीशियम का रिबन है। और इसको जब आप जलाएंगे, ये जलाएंगे, चिमटे से लेकर के पकड़ करके जला रहे हैं, तो यहाँ से ये क्या गिर रहा है देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाइट पाउडर गिर रहा है। इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर गिरता है। तो आपने क्या प्रेक्षण किया? अब इसमें पूछ रहा है कि जो प्रैक्टिकल आपने किया क्या मिला? तो यहाँ पर ये मिला कि मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया? इस कंडीशन पे हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जला दिया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। माने ये सॉलिड था, गैस के साथ जला, फिर से हमें ठोस अवस्था में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या किया? वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिया। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। तो आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ, अभी मैंने बताया कि वाइट कलर के फ्लेम के साथ, श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होता है, जिसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम जो है, ध्यान देंगे, मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है। अब एक और एक्टिविटी दी गई है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। ठीक है, सॉरी दूसरा है, हाँ इसी को ले लेते हैं। कुछ दानेदार जिंक लीजिए और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है? जिंक हमने ले लिया। ये यहाँ पर जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। जिंक है, छोटे दानेदार जिंक का, जिंक जिसे जस्ता बोलते हैं, ये लैब में बड़ी आसानी से मिल जाता है। और उसे ले करके और कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करेंगे? कोनिकल फ्लास्क में रखेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल, मान लें सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं। इस तरह से देखें, ये हमारे पास एक क्या है? कोनिकल फ्लास्क है और यहाँ पर दानेदार जिंक है। इनको हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए
और यहाँ से इसके दीवार की सहारे, ध्यान देंगे डायरेक्टली नहीं डालेंगे आप, इसके दीवार के सहारे या तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिला देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ आएगा और यहाँ पर पूरी अभिक्रियाएं क्या होंगी, यहाँ पर अभिक्रिया होनी शुरू होगी और इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगा। इतने में ठीक, ओके। तो हम लोग कहाँ पे थे, फिर से देखते हैं एक बार। एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। एक्टिविटी जो है मैं डायरेक्टली आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि एक कोनिकल फ्लास्क लेना है और कोनिकल फ्लास्क लेने के बाद उसमें आपको जिंक डालना है। जिंक को डालने के बाद उस कोनिकल फ्लास्क के दीवार के सहारे आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, दोनों अम्ल ही होते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो जिंक के दाने हैं उनके अंदर कुछ क्रिया होनी शुरू हो जाती है, आसपास में कुछ होता है। तो कुछ क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है तो देखेंगे कैसा होता है। जो जिंक है, मान लो आप, ये हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, इस पे यहाँ पर ये दानेदार जिंक है और यहाँ हमने क्या मिला दिया, मान लेते हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के बाद ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जो जिंक के जस्ते के कण हैं ये घुलने लगेंगे और यहाँ से धीरे धीरे कुछ बबल्स टाइप की निकलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, कॉर्क लगा दिया है, जिससे कि ये जो गैस बन रही है वो ना निकले। तो रिएक्शन क्या होगी, जिंक है, ये किस अवस्था में था, ठोस अवस्था में। जिंक किस अवस्था में था, तो जिंक ठोस अवस्था में था। हमने क्या मिलाया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या मिलाया, तनु H2SO4। तो क्या होगा, रिएक्शन होगा तो बनेगा ZnSO4 और H2। तो यहाँ पर जो गैस मैं बता रहा था वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब इसी एक्टिविटी को देखते हैं, इसमें वही चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। अब उस फ्लास्क को बोल रहे हैं किसको, इस कोनिकल फ्लास्क को बोला जा रहा है कि आप टच करके देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, इसी शेप का कोनिकल फ्लास्क होता है। अगर आप 10th में हैं तो ये देखे ही होंगे। कोनिकल फ्लास्क के अंदर ये जिंक है और जिंक से देखें तो जिंक कैसा है, दानेदार जिंक है, माने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और इसमें हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया और धीरे धीरे ये जिंक के जो कण हैं ये घुलेंगे और घुल करके हाइड्रोजन गैस देंगे। और हाइड्रोजन गैस निकलती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और अगर आप यहाँ पर आग लगा दें, यहाँ पर थोड़ी सी जलती हुई लौ रखें, तो हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी तो पटाखे की तरह आवाज़ करते हुए निकलेगी, पट पट की आवाज़ करेगी। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। रासायनिक समीकरण पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को आपने गर्म किया तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम क्या हैं। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम क्या हैं। मान लो हमने यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा और यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा, तो ये किस तरफ हैं, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। इसको ऐसे भी हिंदी में लिख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बना,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान दें, यहाँ पर कुछ चीज़ें पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये हमारे बाएं हाथ की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा, बाएं हाथ की तरफ है तो अभिकारक। क्या कहलाएगा, अभिकारक। और ये जो बना ये उत्पाद क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो ध्यान से देखें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसका हम एक्सप्लेनेशन करने चले जाएं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये बोला जा रहा है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखें। बहुत लंबा है, अब हम मैग्नीशियम लिखें, फिर ऑक्सीजन लिखें, फिर उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये लिखें, और फिर बताएं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसको क्या किया जा रहा है, छोटा करते हैं, और उसे लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो यहाँ बोला गया है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण माने शब्दों के रूप में लिखना। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ध्यान से सुनेंगे, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, लिख रहे हैं शब्द में, तो वो रासायनिक अभिक्रिया शब्द समीकरण कहलाएगा। कैसे, जैसे आपको अभी बताया गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने लिखा, और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे लिखी हुई है मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन, ये क्या है, मैग्नीशियम का शब्द लिखा है कि मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन शब्द है, और बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अभिकारक और उत्पाद, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बाईं तरफ जो चीज़ें होंगी, हम बाईं हाथ की तरफ हो। अब ऐसा नहीं कि मैं इधर घूमा हूँ तो इधर बायां हाथ इधर, तो इसको बोलने कि उल्टा दिया हुआ है। जब हम इसके सामने जिस चीज़ को लिख रहे हैं वो अगर हमारे हाथ के बाईं तरफ है वो अभिकारक होगा, और जो दाईं तरफ चीज़ होगी वो क्या होगी, उत्पाद होगी। तो अब देखिए यही चीज़ बता रहा है कि 1.1 में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसे पदार्थ जिनको प्रारंभिक अवस्था में लिया जाए और प्रारंभिक अवस्था में लेने के बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद उनके गुण परिवर्तित हो जाएं। माने शुरुआत में हमने लिया तो उनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, और जैसे ही रिएक्शन हो गया उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाए। मान लो मैंने बोला कि आपको शरबत बनाना है, और पानी आपके पास है, शक्कर आपके पास है, नमक आपके पास है, नींबू आपके पास है, सब चीज़ आपके पास उपस्थित है, लेकिन शरबत बनाने के लिए मैंने बर्तन नहीं दिया। पानी एक छोटे से कंटेनर बोल दिया कि वो पानी वहाँ रखा है, तो आप शरबत बना लेंगे, बड़ी आसानी से बना लेंगे। जब बर्तन ही नहीं है तो शरबत कैसे बनाएंगे, ठीक है, अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बर्तन ढूंढेंगे, और बर्तन ढूंढ करके, क्योंकि उनके बीच अभिक्रिया कराने के लिए कुछ तो चाहिए। अब नहीं कि हम पानी में शक्कर को मिला दें और फिर नींबू मिला दें और बर्तन हो, तो उसको क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं। तो दोनों बर्तन में, एक बर्तन में लेने के बाद दूसरे में ऐसे पलटते हैं। क्यों पलटते हैं, उनके बीच अभिक्रिया हो, उनके बीच अभिक्रिया हो। और जब अभिक्रिया होगी तो किनके बीच अभिक्रिया हो रही है, जो शुरू में हमने चीज़ें ली तो उनके बीच अभिक्रिया हो रही है और उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और इनके बीच में ये जो प्लस साइन है ये बता रहा है कि इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया में नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये चीज़ें हुई, ये भी हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। अब अगले देखते हैं कि शब्द समीकरण में अभिकारकों और उत्पाद में परिवर्तन, उनके मध्य एक तीर का निशान आ गया। देखिए जो चीज़ बोली गई थी वो आ गई कि शब्द समीकरण में अभिकारकों
के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है, लिखा जाता है। और इसी प्रकार उत्पादों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया के होने की दिशा को दर्शाता है। मीन्स अगर यहाँ पर लिखा है आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये तीर इधर की ओर है तो मतलब अभिक्रिया किधर की ओर हो रही है। आप इसे देख करके जान जाएंगे कि अभिक्रिया बाएं से दाएं ओर की तरफ हो रही है। ये तीर अगर इधर लगा हुआ है तो अभिक्रिया बाएं से दाएं तरफ हो रही है। अब रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं, तो इसको भी संक्षिप्त विधि है। जैसे दो तरह से अभी शब्द की तरह लिखा गया, अब संकेतों के द्वारा लिखा जाए। अगर संकेत क्या होते हैं, तो प्रत्येक तत्व के एक अलग अलग संकेत होते हैं। तो क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी कोई संक्षिप्त विधि है? माने अभी हमने शब्द लिखा तो शब्द से भी कोई छोटा मेथड है क्या, या शब्द से भी छोटा लिखने की कोई विधि हो तो उससे लिख लें। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि हाँ, हम एक विधि है और जिसे हम शब्दों की जगह सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को और छोटा या उपयोगी बना सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो समीकरण इस प्रकार बनेगा। अगर आपको सूत्र मालूम है, अब सूत्र अगर मालूम है तो हम लिख सकते हैं, तीर के बाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब यहाँ से आपका नया टॉपिक आता है जिसे हम पढ़ेंगे। दो तरह के रासायनिक समीकरण होते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित। तो उसके लिए अब हम चलेंगे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड की तरफ, क्योंकि अब ये नई चीज़ें हैं। तो रासायनिक समीकरण इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस चैप्टर में नहीं, अपने 10वीं 11वीं 12वीं जहाँ तक आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे वहाँ तक ये चीज़ बहुत ज़रूरी होने वाली है। किसी भी रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने की विधि, लिखने की विधि और उनके परमाणुओं की संख्या को देखना कि क्या उनके परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है, तो क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। यदि नहीं है तो किस तरह से हम करें, तो परमाणुओं की संख्या समान है। अगर नहीं है तो समीकरण हमारा क्या है, असंतुलित है, क्योंकि उसके दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। और द्रव्यमान की अगर बात करते हैं तो इसके लिए आपने 9वीं में ये चीज़ पढ़ा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब क्रिया करती है तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करती है। अब थोड़ा सा जल्दी से समझ लें कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या था। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम जो था लेवोजियर ने दिया और ये बोला कि क्रिया कारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। और इसी को बेस लेकर के रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम देखते हैं तो क्या बताया गया कि जो रासायनिक समीकरण है तो जो अभिकारक का परमाणु भार है वो उत्पाद के परमाणु भार के बराबर होना चाहिए। यही एक संतुलित समीकरण को डिफाइन करने का वो दिया गया। तो किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा या रासायनिक समीकरण कहलाता है कि दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर है। अब जैसे मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है, अब इसी को हमें क्या करना है, संतुलित और असंतुलित। तो अब थोड़ा सा हम आते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, क्योंकि यहाँ से आपका बात आती है
संतुलित रासायनिक समीकरण पहला होगा असंतुलित और आपका दूसरा होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान देंगे अब थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। असंतुलित समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लें हमने लिखा कैल्शियम प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये बराबर हैं कि नहीं है। दोनों तरफ के एलिमेंट्स को देखते हैं, जो जो तत्व क्रिया किए उनकी मात्राओं को देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, यहाँ पर जो तत्व दिए हैं उनको हम लिख लेते हैं एक किनारे कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बाएं तरफ में इधर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, माने ये हमारा बायां हाथ है, और इधर क्या है, राइट हैंड साइड है। कैल्शियम बाएं साइड में 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इधर देखते हैं वही चीज़, कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है और साथ में ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ध्यान देंगे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो क्या ये बराबर हैं? क्या ये दोनों, ये साइड और इस साइड के ये ऑक्सीजन बराबर हैं? तो आप बोलेंगे कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होते हैं तो वो हमारा समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण होता है। एक बार फिर से देखेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की मात्रा बराबर नहीं होती है, या क्रियाकारक एवं उत्पाद की मात्रा बराबर नहीं होती है। बराबर किसकी मात्रा नहीं होगी? तो अभिकारक में क्या होंगे, जो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं वो अभिकारक हैं, और जो पदार्थ बन रहा है वो क्या है, उत्पाद है। तो इन दोनों की मात्राएं अगर बराबर नहीं होती तो वो हमारा समीकरण कैसा होगा, असंतुलित समीकरण होगा। अब आगे आते हैं संतुलित समीकरण। दूसरा क्या है अपना, दूसरा है
संतुलित समीकरण। ऐसा समीकरण, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऐसा समीकरण जिसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद की मात्रा बराबर हो, संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब संतुलित समीकरण है जिसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद की मात्रा बराबर हो, वो संतुलित समीकरण माने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, LHS साइड जो है LHS साइड बराबर RHS साइड होना चाहिए, माने बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होना चाहिए, बायां पक्ष बराबर हमारा क्या होना चाहिए, दायां पक्ष होना चाहिए। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है तो वो समीकरण हमारा क्या होता है, संतुलित समीकरण है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि जिंक का रिएक्शन हमने कराया किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से कराया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। जिंक क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, और ये क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, माने एक्वस लिखेंगे। और इसे जब मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये भी एक्वस है और ये गैस है। अब ध्यान दो, देने वाली बात है यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं और इधर हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। जिंक इधर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है। जिंक इधर भी 1 है, सल्फ़र भी 1, हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो दोनों तरफ देखिए कि पूरे जो एलिमेंट हैं वो बराबर हैं। दोनों तरफ क्या हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं। जिंक 1 तो जिंक 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। मीन्स हमारा क्या हो रहा है, LHS बराबर RHS के है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।